नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है, जहां पर 2 मेडिकल अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई की है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर एसीएमओ पर एक्शन लिया गया है। वित्तीय अनियमितता के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। दोनों एसीएमओ पर विभागीय कार्रवाई की गई। दोनों का इंक्रीमेंट रोकने के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा को यह आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्रवाई हुई है, एक्शन देखने को मिला है। 2 मेडिकल अधिकारियों पर यह एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई की है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर दोनों ही जगहों के एसीएमओ पर एक्शन हुआ है। वित्तीय अनियमितता के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। दोनों एसीएमओ पर विभागीय कार्रवाई की गई है। इसका मतलब यह है कि दोनों का इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया गया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा को यह आदेश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति के बीच बहस हुई है। जया बच्चन ने राज्यसभा चेयरमैन की बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की है। तीखी बहस के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जया बच्चन और सोनिया गांधी कुछ देर में मीडिया से बात भी कर सकती हैं। तो आज राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। जया बच्चन और सभापति के बीच यहां नोकझोंक देखने को मिली है। जया बच्चन ने सभापति के बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद सभापति की तरफ से भी जवाब दिया गया। बाद में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है और अब ये जानकारी मिल रही कि जया बच्चन और सोनिया गांधी कुछ देर में मीडिया से बात कर सकती हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. But you to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get. No, Jaya ji, take your seat. राज्यसभा में हुए इस विवाद को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। वो दिखाते हैं आपको। जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन आया वो आपने देख लिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत स्थित स्पष्ट है कि सदन के फ्लोर पे जो बातें रिकॉर्ड पे आ गई हैं, जो सदन में हमारे नेता विरोधी दल, जो एक संवैधानिक पद है, ये स्थापित है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो दोनों को प्राथमिकता मिलती है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी।
इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए। वही जयंत चौधरी ने भी विपक्ष को इस घटना पर आड़े हाथों लिया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से, दिखाते हैं आपको। But it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी, जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूं कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है। बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बात करते हैं अच्छी खबर की। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात की है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। नीरज ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। पीएम ने नीरज चोपड़ा से चोट के बारे में पूछा। पीएम ने नीरज की मां की खेल भावना की भी तारीफ की है। तो कल ही नीरज चोपड़ा ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की है, उनकी चोट के बारे में उनसे पूछा है। साथ ही साथ पीएम ने नीरज की मां की खेल भावना की भी तारीफ की है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इस बार पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड से तो चूक गए, लेकिन उनके हिस्से में सिल्वर मेडल आया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात कर उनकी तारीफ की है। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा को लगी चोट के बारे में भी जानकारी ली है और उनकी मां की खेल के प्रति जो भावना है उसकी भी प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। और उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। बीजेपी उपचुनाव में 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट मीरापुर की आरएलडी के खाते में जाएगी। यूपी बीजेपी के बड़े नेता तैयारियों में जुट गए हैं। कल सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचेंगे और साथ ही कल महामंत्री संगठन धर्मपाल गाजियाबाद के खैर पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कुंदर के दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मझवा और फूलपुर का दौरा करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करहल और शीशामऊ सीट का दौरा करेंगे। तो बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी टीम में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को मौका देने की रणनीति पर काम हो रहा है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कई सीटों पर यंग लीडरशिप वाला प्रयोग करने वाली है। इस यंग लीडरशिप वाले प्रयोग में उन चेहरों को शामिल किया जाएगा जो सपा के नेताओं, सांसदों के परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इस लिस्ट में कई नाम हैं जिसे उपचुनाव में मौका मिल सकता है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नई हवा है, नई सपा है का जो नारा अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में दिया था, अब उस नारे को चरितार्थ करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव उस नई सपा में नए चेहरों को मौका देने वाले हैं। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बाल बच्चों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा था, ये युवा हैं, ये आधुनिक समाज की चुनौतियां अच्छी तरह समझते हैं। इनके आने से पार्टी को युवाओं के नए विचार भी मिलेंगे। अब अखिलेश यादव के इसी संदेश के तहत उपचुनाव में जो प्रत्याशी तय हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद की छाप के साथ दूसरी कतार के नेताओं की जमात भी तैयार हो रही है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर एक तरफ जहां चर्चा कर रही है, वहीं इस बात को तय कर रही है कि ज्यादातर उम्मीदवार वही उतरेंगे जिनके परिवार से लोग चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में वो तमाम लोग जो अब लोकसभा के सदस्य हो गए हैं, अब उनके परिवार के लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि चुनाव होने में भी कुछ वक्त है, लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं कि पार्टी पीडीए के फार्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी।
लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अखिलेश यादव का यंग लीडरशिप वाला प्रयोग सफल हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले वो उत्तर प्रदेश में पार्टी के अंदर नया प्रयोग उपचुनाव में करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से अवधेश प्रताप के बेटे का नाम करीब करीब फाइनल हो चुका है। कटेहरी से लालजी वर्मा की बेटी का नाम फाइनल माना जा रहा है। करहल से तेज प्रताप यादव का लड़ना तय माना जा रहा है। तो वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी के नाम की चर्चा है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए इन तमाम सीटों पर सर्वे और रिसर्च भी कर रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव के ऐलान से पहले ही ज्यादातर जगहों पर उम्मीदवारी पहले ही तय कर दी जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिल सके। क्या ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि समाजवादी पार्टी में किसको टिकट दिया जा रहा है, और कहाँ है लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि हम किसको टिकट देने जा रहे हैं? घोषित हो गए हैं क्या प्रत्याशी? भाजपा को कैसे मालूम हम किसको टिकट देने जा रहे हैं? एक बार फिर से बात करते हैं बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बातचीत की है और पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। नीरज ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। पीएम ने नीरज चोपड़ा से चोट के बारे में पूछा है। पीएम ने नीरज की मां की खेल भावना की तारीफ की है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा का वीडियो भी शेयर किया है। सुनते हैं बातचीत के दौरान क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा वो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी। और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माताजी भी कभी खेल में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे। माताजी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि तो एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन। तो जैसा हमारा टोक्यो में था। तो है ही, लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। आपने इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी। और उसमें तो एक स्पिरिट, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। आप स्वयं बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। और बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार हो रहा। आपने वैसे भी
2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर, हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर। ये हाँ जी, कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है, देश के संकल्प होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जात, मत, मजहब राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते हैं, सैनिकों का सम्मान करना होगा। बता दें कि काकोरी ट्रेन एक्शन को लेकर लखनऊ के काकोरी में हर साल की तरह इस साल भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। हर घर में तिरंगा, भारत की आन बान शान का प्रतीक, भारत का राष्ट्रध्वज हर घर के ऊपर फहराया जाएगा, हर संस्था के ऊपर फहराया जाएगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर के ऊपर फहराने के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी विभाग और जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। 9 अगस्त 1925 को भारत माता के अमर सपूतों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया गया था। इस वक्त मैं उसी स्थल पर मौजूद हूं जहां पर भारत माता के अमर सपूतों ने इस घटना को अंजाम देकर अंग्रेजों के खजानों को लूटा था। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये वही काकोरी शहीद स्थल है जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहड़ी ने शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को इन्हीं पटरियों पर रोककर अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया था। इस दौरान इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों द्वारा ले जाए जा रहे करीब 4600 रुपए की रकम लूटी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को आजादी दिलाने के लिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों को तेज करना था। हालांकि इस घटना ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने तत्काल इस घटना में शामिल, इस घटना की अगुवाई करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी की सजा सुना दी। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया है। कानून में माफिया राज खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है, कानून से डीएम राज लाना चाहते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ कानून से कई आर्टिकल हटाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो हमले थम नहीं रहे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सख्त बात करनी चाहिए। हम सरकार को सख्त बात करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। कहा, साफ तौर पे कहा है कि कई वक्त की संपत्तियां इसमें माफिया इस पे काबिज है। नहीं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि वक्त की संपत्तियों पे माफिया काबिज है, लेकिन माफिया मुक्त कराने के लिए कानून में बताएं क्या किया आपने। तो माफिया को कब्जा देने का। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी और सीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है हजरतगंज पुलिस। सादतगंज लकड़ मंडी के भाजपा नेता विजय कुमार भुर्जी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 3 अगस्त को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप लगा है। और एक बड़ी खबर दिल्ली से। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है। आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं सिसोदिया। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली है। 26 फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, जिसके बाद ये उम्मीद है कि आज ही वो जेल से बाहर आ सकते हैं।
ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। सिसोदिया को जमानत मिलने पर अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि सभी आप नेताओं को न्याय मिलेगा। वहीं वक्फ बिल को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वक्फ संपत्ति पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए ये कानून लेकर आ रही है। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा, जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।